Welcome viewers. Today I am back with the first chapter of class 11th NCERT Bio, the living world. So first we try to define what is living. When we try to define living, there are certain features which are exhibited by living organism and not exhibited by non-livings. यानी कि कुछ ऐसे करेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं और वो करेक्टरिस्टिक फीचर्स नॉन लिविंग में नहीं होते हैं. वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. जैसे ग्रोथ जो करेक्टरिस्टिक फीचर है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का है. ग्रो करना, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो चाहे वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, अगर उसमें ग्रोथ हो रही है इट मीन्स दैट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म. जबकि नॉन लिविंग में ग्रोथ नहीं हो सकती. अब जैसे आप मान लीजिए कोई माउंटेन है तो उस माउंटेन का जो साइज है वो काफी समय बाद अगर बढ़ जाता है, दैट इज नॉट ग्रोथ, दैट इज डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स. यानी जो सेडिमेंट्स है वो उसके ऊपर बढ़ते चले जा रहे हैं जिसकी वजह से उस पहाड़ का या माउंटेन का साइज बढ़ रहा है. बट दैट कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज ग्रोथ. तो ग्रोथ इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. सिमिलरली सेकेंड वन इज First one is growth. Increase in size or mass is known as growth, which is characteristic feature of living organism. Second one is reproduction. What is reproduction? Producing similar kind of organism or replica is known as reproduction. Reproduction is also one of the characteristic feature of living organism. Living organism है तो वो अपनी स्पीशीज को बढ़ाने के लिए, अपना नंबर इंक्रीज करने के लिए रिप्रोड्यूस करते हैं, जबकि किसी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है. अब चाहे आप एक यूनिसेलुलर ईस्ट को कंसीडर करें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ईस्ट में भी बडिंग के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें उसका सेल्स का नंबर इंक्रीज होता है. या आप मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म को देखें, सपोज आप ब्लू व्हेल, एलिफेंट या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप कंसीडर करें तो अपनी स्पीशीज की कंटिन्यूटी को बढ़ाने के लिए उसमें रिप्रोडक्शन होता है. तो रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दिस कैरेक्टर इज नॉट एग्जिबिटेड बाय नॉन लिविंग. कभी भी किसी एक टेबल से, एक चेयर से दो टेबल, एक चेयर से दो चेयर नहीं बन सकती. तो रिप्रोडक्शन भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक कैरेक्टर है. नेक्स्ट वन इज न्यूट्रिशन. किसी भी ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए खाना, पानी, न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, जबकि नॉन लिविंग को किसी भी तरह के फूड, एयर, वाटर की जरूरत नहीं होती है. तो न्यूट्रिशन इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर एग्जिबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म ओनली. तो ये कैरेक्टर्स हो गए ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन. अब है इसके बाद कि और क्या कैरेक्टर्स इसके हो सकते हैं, वो है मेटाबॉलिज्म. सो नेक्स्ट कैरेक्टर इज मेटाबॉलिज्म. सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं. लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो डिफरेंट टाइप के केमिकल से मिलकर बने होते हैं और बहुत सारे केमिकल्स लगातार बनते हैं एंजाइम्स के फॉर्म में. बहुत सारे ब्रेकडाउन होते हैं और वो दोनों तरह के रिएक्शन, एनाबॉलिक रिएक्शन एंड कैटाबॉलिक, यानी जिन रिएक्शंस में कुछ सिंथेसाइज होता है वो रिएक्शंस कहलाती हैं एनाबॉलिक रिएक्शन, और जिन रिएक्शंस में कोई भी चीज का ब्रेकडाउन होता है वो कहलाती हैं कैटाबॉलिक रिएक्शंस. और सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शन साइमल्टेनियसली चलती रहती हैं, जिससे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स और प्रोटीन्स हमारी बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिंथेसाइज होते हैं और इसको बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस. तो जो मेटाबॉलिज्म है या कह सकते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है वो केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती हैं. ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, केमिकल्स का सिंथेसाइज होते हैं, केमिकल्स का ब्रेकडाउन होता है,
तो आप कह सकते हैं कि एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म इक्वल टू मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिज्म इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ओनली। नॉन लिविंग में किसी भी प्रकार का कोई भी केमिकल रिएक्शन इंटरनली नहीं होता है, वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस को शो नहीं करते हैं, उनमें एंजाइमेटिक रिएक्शंस नहीं होती है। सो मेटाबॉलिज्म इज आल्सो वन ऑफ द डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट वन इज that is most important feature of living organism, that is cellular organization. सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन या जैसा कि आपको नाम से लग रहा है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ बेसिक एंटिटीज, बेसिक यूनिट्स का बना होता है, और वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सेल होती है। तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म एक ऑर्गेनाइजेशन शो करता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन शो करता है, जो इसका एक डिफाइनिंग फीचर है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में किसी भी प्रकार का कोई भी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा, उनमें ना ही सेल होगी, ना ही सेल के अंदर होने वाली डिफरेंट activities. So you can say that cellular organization of the body is the defining feature of living organism. Next one is sense to environment. लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक करेक्टर है कि हम अपने चारों तरफ होने वाले चेंजेस को फील कर सकते हैं, उनको महसूस कर सकते हैं, उनको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। जैसे कोई भी किसी भी गर्म चीज पर सपोज आपका हाथ पड़ जाता है, तो आप क्या करेंगे? आप तुरंत अपना हाथ पीछे की ओर खींच लेंगे। या आपके बाहर बहुत सर्दी है, तो जब आप बाहर निकलेंगे देन आप क्या करेंगे? कोई भी जैकेट या स्वेटर को पहन लेंगे क्योंकि बाहर बहुत सर्दी है। इसी तरह से अगर बाहर बहुत गर्मी है तो आप अम्ब्रेला यूज करेंगे या आप कैप लगा लेंगे। क्यों? क्योंकि आप इन्वायरमेंट में होने वाले टेम्परेचर के चेंज को या किसी भी प्रकार के चेंज को सेंस कर रहे हैं, जबकि नॉन लिविंग में इस तरह का कोई भी सेंस नहीं पाया जा सकता है। तो आप कह सकते हैं, इसे कॉन्शियसनेस भी कह सकते हैं, कि हम अपने चारों तरफ होने वाली घटनाओं के लिए कॉन्शियस होते हैं, हम उनको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, हम उनको सेंस कर सकते हैं, जबकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में इस तरह का कोई भी फीचर नहीं पाया जाता है। तो ये भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक डिफाइनिंग फीचर है, सेंस टू एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस और एनवायरमेंटल चेंजेस, यानी कोई भी एनवायरमेंट चेंज है हम उसको सेंस कर रहे हैं और उसके लिए रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो इस तरह से ये डिफरेंट फीचर्स हो गए, बाकी बहुत सिंपल है। आप इसमें देख सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म मूव करते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप मूवमेंट उनमें नहीं हो सकता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म सेंसिटिव होते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म सेंसिटिव नहीं होते हैं। वो किसी प्रकार के एनवायरमेंटल चेंज या किसी प्रकार के आसपास के चेंज को महसूस या उसके प्रति अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे सकते। लिविंग ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन होता है, वे सांस ले सकते हैं, फूड मटेरियल को ऑक्सीडेशन करते हैं, जबकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन नहीं हो सकता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में अपने एक्सक्रीटा को बाहर निकालने के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, जबकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में किसी प्रकार का एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक डेफिनेट लाइफ स्पैन है, हर एक की एक आयु सीमा है, जबकि एक डेफिनेट लाइफ साइकिल है, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स में किसी भी प्रकार का डेफिनेट लाइफ साइकिल नहीं पाया जा सकता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल्स पाई जाती हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। बहुत सिंपल है और आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। अब बात करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में या लिविंग वर्ल्ड में क्या डाइवर्सिटी क्या है, व्हाट इज डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म।
इस टर्म से आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे कि क्या मतलब है। डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स। जैसे आप अपने आसपास के अगर एरिया को ऑब्जर्व करें, क्लोजली ऑब्जर्व करें, तो आप देखेंगे आपके आसपास बहुत तरह के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं। पॉटेड प्लांट, ट्री, बर्ड्स, insects, dog, cat, squirrels, human beings and many more। अब आप उस एरिया को और थोड़ा बढ़ाएं तो उन ऑर्गेनिज्म की संख्या और बढ़ती जाएगी। और अगर आप किसी फॉरेस्ट में चले जाएं तब डिफरेंट टाइप के लाइफ फॉर्म्स और बढ़ जाएंगे, और हर ऑर्गेनिज्म एक डेफिनेट स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है। तो आप कह सकते हैं दैट लिविंग वर्ल्ड इज फुल ऑफ डाइवर्सिटी, यानी लिविंग वर्ल्ड में विभिन्न प्रकार की जातियां या कह सकते हैं आप लाइफ फॉर्म्स पाई जाती हैं। और ये एक अनुमान है जो वेरीफाइबल नहीं है कि लगभग 8 बिलियन स्पीशीज अब तक जो है वो अर्थ पर पाई जाती हैं, जिनमें से केवल 1.7 या 1.8 मिलियन ही स्पीशीज ऐसी हैं जिनके बारे में साइंटिस्ट पता लगा पाए हैं। यानी अभी भी बहुत सारी ऐसी स्पीशीज है जिनके बारे में, लाइफ फॉर्म्स है जिनके बारे में अभी हम लोग नहीं जानते हैं। many more to explore on this earth, on this planet. This earth is beautiful planet which is only habitable planet, यानी केवल ऐसा planet है जहाँ पर जीवन के लिए जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सभी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। और उस planet पर कितने विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिज्म कितनी खूबसूरती के साथ रहते हैं। अगर आप समुद्र की बात करें तो आप देखेंगे समुद्र में एक अलग प्रकार का एक जीवन है। वहाँ पर लार्ज फिश, स्मॉल फिश, मोलस्क, कोरल्स, विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिज्म वहाँ पर रहते हैं। अगर आप पोलर रीजन की तरफ देखें जहाँ पर बिल्कुल चारों तरफ साल में 12 महीने बर्फ़ रहता है, वहाँ पर एक अलग ही जीवन है, पोलर बियर, और वहाँ की वेजिटेशन भी अलग है, तो वहाँ का जीवन बिल्कुल अलग है। अगर आप रेगिस्तान की तरफ देखें तो वहाँ का जनजीवन, वहाँ की जातियाँ वो बिल्कुल वहाँ पे रहने के लिए अनुकूलित हैं। और वहाँ पे कैमल है, वेजिटेशन भी अलग है, कैक्टाई है, जीरोफिटिक प्लांट्स हैं। तो वो ऑर्गेनिज्म जो पानी की कमी में रह सकते हैं वो वहाँ पर पाए जाते हैं। आप अगर माउंटेन्स की तरफ जाएं तो वहाँ का वेजिटेशन, वहाँ का फ्लोरा फाउना सब अलग है। तो आप कुल मिला के कह सकते हैं द अर्थ इज़ अमेजिंग प्लेस where different life forms exist with each other, और सब एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठाकर एक दूसरे के कोऑपरेशन में सरवाइव करते हैं। तो लाइफ अर्थ इज फुल ऑफ डाइवर्सिटी, और जब इसके आगे बायो लग जाता है इट मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। अब प्रश्न ये उठता है कि इतनी जो डाइवर्सिटी है, इतनी ज़्यादा जो ऑर्गेनिज्म अर्थ पर प्रेजेंट हैं, तो हम उनको कैसे उनको आइडेंटिफाई कर पाएँ, कैसे हम उनको स्टडी कर पाएँ। तो सबसे पहले ज़रूरत होती है आइडेंटिफिकेशन की, यानी कि जो स्पीशीज़ आइडेंटिफाई की जाए बिल्कुल करेक्टली, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। यानी एक जाति को उनके करेक्टर्स के आधार पर आइडेंटिफाई करना और फिर उसके बाद उनको नाम देना, दैट इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर, यानी नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म। आइडेंटिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर मीन्स नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी कि उनको एक प्रॉपर नाम देना। तो नॉमेनक्लेचर से पहले जरूरी काम है आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि जब तक किसी ऑर्गेनिज्म का प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा तब तक उसको हम नाम नहीं दे सकते। अब आता है क्वेश्चन एक ये उठता है कि नॉमेनक्लेचर की क्यों ज़रूरत पड़ी। तो नॉमेनक्लेचर की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि इतनी बायोडाइवर्सिटी है, और सपोज किसी एक कॉन्फ्रेंस, एक हम वर्चुअल हम एक कंडीशन मान लेते हैं कि एक कॉन्फ्रेंस हो रही है जहाँ पर मैंगो पर होने वाली डिजीज़ पर साइंटिस्ट लोग चर्चा करेंगे। तो अब मैंगो इंग्लिश नाम है, हिंदी में आम कहते हैं,
चाइनीज में कुछ और कहा जाता है, जापानीज में कुछ और कहा जाता है। तो एक ही मैंगो के लोग अलग अलग नाम से उसको जानते हैं। तो प्रॉब्लम ये आती है कि जब डिस्कशन होगा तो हम कैसे बात करेंगे कि हम किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। तो कुछ रूल्स डिसाइड किए गए, कुछ क्राइटेरिया बनाए गए जिनकी बेसिस पर हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक नाम दिया गया, साइंटिफिक नेम दिया गया, दैट इज कॉल्ड बोटेनिकल नेम इफ इट इज ए प्लांट, एंड इफ इट इज एन एनिमल देन इट इज कॉल्ड जूलॉजिकल नेम। और उसके लिए कुछ जो क्राइटेरिया बनाए गए वो इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर ICBN के द्वारा जो रूल्स डिसाइड किए गए उनसे दिए जाते हैं प्लांट्स के नाम, एंड इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर ये दिए गए एनिमल्स के। तो इन क्राइटेरिया की बेसिस पर हर ऑर्गेनिज्म को, हर प्लांट और एनिमल को एक साइंटिफिक नेम दिया गया जो कुछ रूल्स को फॉलो करता है। तो अब देखेंगे कि क्या नोमेनक्लेचर है। तो उसके लिए पहले देखेंगे कि क्या क्या नियम है और क्या है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में सबसे इम्पॉर्टेंट जो आता है नाम, वो आता है कैरोलस लीनियस का। कैरोलस लीनियस ने कुछ सिद्धांत दिए जिसको कहा जाता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब आप इसी में इसका मीनिंग ढूंढ सकते हैं। बाई मीन्स टू, नोमियल मीन्स नेम, नोमेनक्लेचर यानी नाम देने की एक ऐसी पद्धति जिसमें हर साइंटिफिक नेम दो शब्दों से मिलकर बना होगा। ईच साइंटिफिक नेम कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, और टू वर्ड्स में सपोज हम एक लेते हैं रोजा इंडिका, ये रोज का नाम है, रोजा इंडिका। तो इसमें जो पहला नाम होगा ये है जीनस का नाम, जेनेरिक नेम, और जो दूसरा नाम है ये है स्पीशीज का नाम। तो ईच साइंटिफिक वर्ड, ईच बोटेनिकल नेम कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स। फर्स्ट वन इज ऑफ जेनरा, नेम ऑफ द जीनस, एंड सेकेंड वन इज ऑफ स्पीशीज और स्पेसिफिक नेम। यानी ये जीनस का नाम हो गया रोजा, और इंडिका है उसकी स्पीशीज का नाम। और ये जो बायोलॉजिकल नेम्स हैं ये जनरली लैटिन भाषा में रोजा इंडिका। तो रोजा है जीनस का नाम और इंडिका है स्पीशीज का नाम। ये जो नेम्स हैं ये जनरली लैटिन भाषा में लिए गए हैं, और इनको हमेशा अगर हैंड रिटन है तो सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है। आप जैसे इसको पूरा अंडरलाइन कर दें तो वो गलत होगा। एक लाइन जीनस के नीचे और एक लाइन स्पीशीज के नीचे। तो ये हो गया जीनस का नाम, ये स्पीशीज का नाम, और जब हाथ से लिखेंगे आप हैंड रिटन तो अलग अलग लाइन से उनको अंडरलाइन किया जाएगा। और अगर उसको हम टाइप कर रहे हैं तो हमेशा इसको इटैलिक्स में लिखा जाता है। यानी कंप्यूटर में टाइपिंग करेंगे तो आप अंडरलाइन ना करके दैट इज ऑलवेज इन इटैलिक्स, इटैलिक भाषा में इसको लिखा जाएगा। पहला जो नाम है इट इज ऑलवेज स्टार्ट्स विद ए कैपिटल लेटर, यानी रोजा का आर हमेशा कैपिटल बनाया जाएगा,
और स्पीशीज का जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट किया जाता है। These are the principles of binomial nomenclature. Very easy to understand. Each scientific name consists of two words. First name represents genus and second name represents species. These names are generally in Latin language, hence always written in italics, and when these are handwritten, these are always separately underlined. And first letter of the genus is always starts with capital letter, and first letter of the species always starts with small letter. These are certain principles of binomial nomenclature. तो इस तरह से आप और भी नाम याद कर सकते हैं, जैसे मैंगीफेरा इंडिका, मैंगो का नाम है मैंगीफेरा इंडिका। तो मैंगीफेरा इज द नेम ऑफ जीनस एंड इंडिका इज द नेम ऑफ स्पीशीज। और जिस साइंटिस्ट ने उसको डिस्कवर किया है तो उसका नाम आगे बाद में ऐड किया जाता है। तो यहाँ पर LINN का मतलब है लीनियस, यानी मैंगीफेरा जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडिका स्पीशीज को, और LINN रिप्रेजेंट कर रहा है दैट दिस प्लांट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय लीनियस। तो इस तरह से हर प्लांट का, हर एनिमल का एक साइंटिफिक नेम दिया गया ICBN और ICZN के रूल्स को फॉलो करते हुए। दिस इज ऑल अबाउट ऑफ nomenclature and identification. Now we will talk about classification. Now we will talk about classification. क्या जरूरत पड़ी क्लासिफाई करने की? जैसा कि अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लिविंग वर्ल्ड इज अमेजिंग, इट इज फुल ऑफ डाइवर्सिटी, देयर आर मोर देन 8 million species on the planet, on the earth, and out of so many species only 1.7 or 1.8 million species are identified till now, but it is almost impossible to study a large number of species which are present on this planet. So there is a need to categorize them, to classify them. यानी इतने सारे ऑर्गेनिज्म को कैसे पढ़ा जा सकता है। सपोज आप स्टडी करना चाहते हैं किसी फिश के बारे में, तो फिश की बहुत सारी कैटेगरीज हैं, तो क्यों ना हम फिश के कैरेक्टर्स को उस पर्टिकुलर स्पीशीज़ के फिश के कैरेक्टर्स को पढ़ लें, तो लगभग ऑलमोस्ट वो सारे कैरेक्टर्स जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं वो सभी फिशेस में पाए जाएंगे। या जैसे आप एंजियोस्पर्म को स्टडी करना चाहते हैं, तो क्लासीफाई करने में जिम्नोस्पर्म के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, एंजियोस्पर्म के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, तो उनको पढ़कर हम लगभग उस ग्रुप के सारे कैरेक्टर्स को जान जाते हैं लगभग। तो क्लासिफिकेशन एक बहुत बढ़िया टूल है जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी कर सकते हैं, बिकॉज हर ऑर्गेनिज्म को पढ़ना, हर ऑर्गेनिज्म के बारे में जानना बिना क्लासिफिकेशन के पॉसिबल नहीं है। इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल to study all the living organisms on this planet. So classification is the process by which anything is grouped into convenient categories. यानी हम कुछ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के आधार पर साइंटिस्ट, हम तो नहीं, साइंटिस्ट कुछ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के आधार पर कैटेगराइज करते हैं। जैसे आप बहुत सिंपल मान सकते हैं, हर्ब श्रब्स एंड ट्रीज, वो बहुत छोटे हैं, टेंडर है, वो हर्ब्स की कैटेगरी में, जो उनसे बड़े हैं, झाड़ीनुमा है, वो श्रब्स की कैटेगरी में, और जो बूढ़ी हैं, बड़े हैं, वो ट्रीज की कैटेगरी में। तो कन्वीनियंटली उनको हमने ग्रुप्स में, कैटेगरीज में डिवाइड किया, दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन जो है ये एक बहुत ब्रॉड टर्म है, क्योंकि हर साइंटिस्ट ने ऑर्गेनिज्म को अपने तरीके से कुछ कैरेक्टर्स की बेसिस पर क्लासिफाई
किया गया है।